हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, पिछली वीडियो में हमने जान लिया था किसके बारे में, सीमांत अभिकर्मक के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विलयनों में अभिक्रियाएं। ठीक है बेटे, क्या टॉपिक होगा हमारा? विलयनों में अभिक्रियाएं। ठीक है, ये टॉपिक जो हमारा है मैं आपको बता दूं, एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। आई मीन ज़्यादातर इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो होते हैं वो हमें प्रयोगशाला में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पर हमें ये यूज़ करने पड़ते हैं, ये देखने को मिलते हैं। तो इनका सबसे अच्छा जो यूज़ है वो किस में है भैया? हमारा एक्सपेरिमेंट में। क्योंकि आप लोग जब आयतनमितीय विश्लेषण के कुछ क्वेश्चंस करते हो तो वहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक बात जाननी होगी। यहाँ पर एक शब्द आया है विलियन, पहले हम समझ कर चलेंगे बेटे विलियन होता क्या है। तो बेटे विलियन जो होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये एक सॉल्ट वाटर मतलब आई मीन सॉल्ट वाटर जो है एक सॉल्यूशन है जिसे मैं विलियन ही बोलता हूँ। ओके, तो सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं दो कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा, एक सॉल्ट है और एक वाटर है। ठीक है, और दोनों कंपोनेंट से मिलकर मेरा क्या बना है? सॉल्यूशन बना है। तो मैं कहूँ यदि सॉल्ट मेरा क्या है? एक कंपोनेंट से मतलब अवयव है। क्या है बेटे? ये अवयव है। तो दूसरा अवयव मेरा क्या होगा? वाटर होगा। क्या होगा भैया? वाटर होगा। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अवयवों के सामांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, या पदार्थ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को क्या कहते हैं भैया? विलयन कहते हैं। तो पदार्थ की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? अवयवों के। किसको यूज कर सकते हो बेटे? अवयवों को। ठीक है, अवयव मतलब कंपोनेंट्स। ओके, अब इसमें जो होता है बेटे, एक तो होता है हमारा सोलवेंट मतलब विलायक। क्या होता है बेटे? विलायक। और एक कंपोनेंट्स हमारा होता है सोल्यूट मतलब विलय। क्या होता है बेटे? विलय। अब देखो यहाँ पर विलय क्या है? सॉलिड है, और ये क्या है हमारा? सोलवेंट क्या है हमारा? यहाँ पर लिक्विड है। ठीक है, तो कॉमन यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो विलायक होता है बेटे वो हमेशा क्या करता है? घोलता है। मतलब क्या करता है? डिजोल्व करता है, मतलब घोलता है। और सोल्ट जो होता है, सोल्यूट में बोल सकता हूँ, ये घुलता है। ठीक है, कॉमन क्लियर हो गया। लेकिन याद रखना, यहाँ पर हमने एक सॉलिड और एक लिक्विड लिया है, ज़रूरी नहीं है लिक्विड लिक्विड में भी घुल सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे होते हैं। तो किसी भी विलयन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा निम्नलिखित रूप से व्यक्त की जा सकती है। कैसे व्यक्त की जा सकती है वही हमको समझना है। पहला टर्म्स हमारा आता है बेटे यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आता है बेटे हमारा? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, क्या आता है भैया? हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, तो द्रव्यमान प्रतिशत में कॉमन बात क्या है? चलिए, क्या आता है हमारा? द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो देखो, मैंने दो कंपोनेंट्स की बात करी थी, एक विलय और विलायक। जरूरी नहीं हम यहाँ पर विलय लाए, यहाँ पर हम विलायक भी ला सकते हैं। तो विलय की द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा इंटू 100। ठीक है, तो विलय की मात्रा में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और विलयन की मात्रा से क्या कर देंगे भैया? भाग दे देंगे, तो हमारे विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकल आएगा। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को विलय की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ये डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब पहले इसका मेन पर्पस क्या है कि हमें पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। ठीक है बेटा, मान लो ये मेरा एक क्या है? पात्र है। ठीक है, इस पात्र में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2 ग्राम, कितने ग्राम बेटे? 2 ग्राम मेरा क्या है? यहाँ पर कोई पदार्थ ए है। क्या है? कोई पदार्थ ए। और बाकी 18 ग्राम क्या है? मेरा पदार्थ बी है। मतलब मेरे दो पदार्थ हैं जिनकी मात्रा कितनी है मेरी? 18 और 2 ग्राम है। ओके, चलिए, अब कॉमन में यहाँ से कहता हूँ ए का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। किसका बेटे? ए का द्रव्यमान प्रतिशत इजकल टू क्या? ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन मुझे पता है ए की मात्रा कितनी है? 2 ग्राम है। तो मुझे ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो बराबर ए की मात्रा 2 ग्राम अपॉन अब विलियन की मात्रा। जबकि मुझे पता है 2 ग्राम और 18 ग्राम मिलकर क्या बनाएंगे? एक विलियन बनाएंगे, क्योंकि दो अवयव मिलकर क्या बनाएंगे? विलियन। और विलियन कितना हो गया मेरा? 20 ग्राम का हो गया। कितने ग्राम का हो गया भैया? 20 ग्राम का। क्योंकि याद रखेंगे अभी हमने पढ़ा था विलियन बराबर होता है हमारा विलय प्लस
विलायक। ठीक है बेटा, विलय और विलायक की दोनों की मात्रा को जोड़कर हमारा क्या बन जाता है, विलियन बन जाता है। ये कॉमन यहाँ से क्लियर याद रखना। चलिए, तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पर बेटे, ठीक है बेटा, यदि मेरा ए क्या है, सोल्यूट है, और बी क्या है, मेरा सोलवेंट है, तो दोनों को जोड़कर विलियन कितने ग्राम का आ गया मेरा, 20 ग्राम का। तो एक की मास परसेंटेज बराबर 2 ग्राम अपॉन 20 ग्राम इंटू 100। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इजकल टू कितना आ जाएगा मेरा, 10% आ जाएगा। क्या भैया, मेरा ए का मास प्रतिशत, ए का द्रव्यमान प्रतिशत मेरा कितना आ गया भैया, 10% आ गया। ओके, और यदि मैं निकालना चाहूँ यहाँ से किसका भैया, बी का मास परसेंट या बी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, अब मेरा बी की मात्रा कितनी है, 18 ग्राम है, अपॉन 20 ग्राम मेरे पूरे विलियन का हो गया, इंटू 100 हो गया। ठीक है बेटा, कैंसिल 2 पंजे, तो इसकल टू हमारा कितना आ जाएगा भैया, 90%। इट्स ओके, किसका परसेंट आ गया, बी का द्रव्यमान प्रतिशत। इट्स ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, लाइक दिस। जैसे हमें कह दिया गया कि ये कंटेनर है मेरा, मतलब आई मीन पात्र है, इसमें 40% ए का जलीय विलयन है। क्या है बेटे, जलीय विलयन। तो इसका अर्थ क्या है, इसको समझना है। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा, इस कंटेनर में 40 ग्राम तो हो गया इसमें मेरा ए, और बाकी 100 में से 40 जाएगा तो 60 ग्राम हो जाएगा मेरा, कोई भी चीज़ हो सकती है बी, जिसे मैं कहूँगा। ठीक है, और पूरा विलियन मेरा कितने का होगा, 100 ग्राम का होगा। इट्स ओके, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ और आई है, मास परसेंटेज W/W मतलब क्या होता है बेटे, इसमें दोनों की मात्रा काय में लेंगे भैया, विलय की मात्रा भी ग्राम में होगी और विलियन की मात्रा भी काय में होगी बेटे, हमारी ग्राम में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला टर्म्स हमारा आता है बेटे आयतन प्रतिशत। ठीक है, V/V का मतलब है कि दोनों चीज़ें काय में रहेंगी भैया, हमारी वॉल्यूम में आएगी। अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर हमारा क्या होगा, तो विलियन के घटक का आयतन गुना 100 बटे, ये ओब्लिक का मतलब है बटे विलियन का कुल आयतन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो डेफिनेशन बिल्कुल वहाँ पर द्रव्यमान आ रहा था, यहाँ पर आयतन आ जाएगा। तो आयतन प्रतिशतता विलियन के 100 भाग आयतन में उपस्थित किसी घटक के आयतन के बराबर होती है। ठीक है, हम लोग इसके भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट आता है बेटे हमारा मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। इसको जाय से शो करते हैं बेटे, ये एक्स की तरह जो बनता है इसको क्या बोलते हैं बेटे, जाय बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसमें होता क्या है, हमें जो निकालनी है किसी पदार्थ की मात्रा। अब आप लोगों ने मोल का फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटे, मोल बराबर क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट में भी बताया था मैंने इसको, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। जिस कंपोनेंट से निकालना हो उसको हम रख सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स की मात्रा जो बतानी है उसका बताना है अंश मोल के रूप में बताना है। ठीक है ना, तो अब हमें पता क्या है, पहली बात तो मुझे दोनों कंपोनेंट्स की मात्रा किस में पता होनी चाहिए, मोल में पता होनी चाहिए। क्योंकि हमें पता, अब तक हमने जाना था द्रव्यमान में, किस में जाना था बेटे, द्रव्यमान में। मान लो सपोज करो यहाँ पर 46 ग्राम क्या है हमारा, C2H5OH है, और बाकी 72 ग्राम मैंने मान लिया यहाँ पर जल। तो 72 ग्राम जल में 46 ग्राम क्या है मेरा, एथेनॉल है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कॉमन कह सकता हूँ, तो यहाँ पर मात्रा तो किस में है, द्रव्यमान का मतलब है, ग्राम से तो पता चल रहा है द्रव्यमान में, लेकिन मुझे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा। और मोल के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान। और जैसे ही मेरे पदार्थ की मात्रा मोल में निकल आएगी, फिर मुझे बताना है उस पदार्थ का मोल अंश क्या है, मतलब मोल में कितना अंश है। और मोल में अंश पता लगाने के लिए मान लो ए के मोल का अंश पता लगाना है मुझे, तो ए के मोलों की संख्या मुझे रखनी पड़ेगी। और विलियन में दो हमारे कंपोनेंट्स होते ही होते हैं, ए और बी, दोनों के मोलों को जोड़कर मोलों की संख्या से, मतलब विलियन के मोलों की संख्या क्या है, ए के मोलों की संख्या बटे क्या है, विलियन के मोलों की संख्या। मतलब यदि मेरा ए पार्ट है और ए एन क्या है, मोल को शो करता है, यदि एन ए का मतलब है ए कंपोनेंट्स के मोल अपॉन एन ए का मतलब क्या है, ए कंपोनेंट्स के मोल प्लस बी कंपोनेंट्स के मोल, दोनों के मोलों को जोड़कर क्या कर देंगे हम लोग,
Na के मोल मतलब A के मोल को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो मेरा किसका भैया A का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। यदि इसी प्रकार से मुझे अगर B का मोल अंश निकालना है तो B के मोलों की संख्या मतलब है उसके द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग देकर मेरे B के मोल निकल आए। और B की मोलों की संख्या को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, विलयन के कुल मोलों की संख्या से भाग देना होगा, अर्थात NB बटे क्या जाएगा हमारा Na प्लस NB, मतलब B के मोल्स अपॉन A प्लस B के मोलों की संख्या। अब एक बात और भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो जाया A और B होते हैं, जाया A और B, इन दोनों का योग मतलब A और B के मोल फ्रैक्शन का जो योग होता है वो कितना आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ लाइक दिस, 46 ग्राम वाले और 72 ग्राम वाले को। ठीक है, मान लो ये कंटेनर है, इसमें 46 ग्राम मेरा क्या है, एथेनॉल है। ठीक है बेटा, और इसमें कितने ग्राम भैया, हमारा 72 ग्राम क्या है मेरा, जल है। ठीक है बेटा, चलो भाई दिया है, क्या दिया है भैया, C2H5OH का द्रव्यमान बराबर मास बराबर कितना है, 46 ग्राम, और C2H5OH का मोलर द्रव्यमान आपको निकालना आता है, मैंने निकालना सिखाया पिछली वीडियो में। यदि किसी को नहीं निकालना आता है तो पीछे जाकर वीडियो देख लेंगे। 46 ग्राम पर मोल आता है। ठीक है, इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमें किसका देखना है बेटे, जल H2O का द्रव्यमान कितना दिया है भैया हमारा, कितना है भैया मेरा 72 ग्राम, और H2O का मोलर द्रव्यमान कितना है हमारा, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमें निकालने हैं किसके भैया, NC2H5OH का मतलब होता है एथिल अल्कोहल के मोल्स कितने आ जाएंगे, द्रव्यमान कितना है 46 ग्राम, और अनुभार भी कितना होता है इसका 46 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 1 मोल आ गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। N जल मतलब जल के मोल बराबर, जल का वेट कितना है 72 ग्राम, कितना है भैया 72 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल, तो कितना आ गया मेरा 4 मोल आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मोल जाए H बराबर किसके मोल चलाने हैं मुझे, जिसका जाया निकालना है मुझे, मतलब एथिल अल्कोहल का निकालना है, तो उसके मोल कितने आए थे मेरे पास 1 मोल, अपॉन मुझे किसके मोल रखने हैं, अब दोनों के ऐड करने हैं 1 + 4 मोल। ठीक है, अब कॉमन कितना आ गया मेरे पास, आंसर 1/5, 5 से मैं इसे डिवाइड करूँगा 0.2, कितना आया भैया मेरा 0.2। चलिए मुझे निकालना है वाटर का जाया H2O = कितने मोल्स हैं वाटर के मेरे पास 4 मोल्स हैं, अपॉन ऐड करूँगा तो कितना जाएगा मेरा 5, तो कितना है पॉइंट लगाऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, 0.8, तो ये मेरा कितना आ गया 0.8। अब दोनों के अगर मैं ऐड करता हूँ C2H5OH प्लस जल बराबर 1 होना चाहिए, चलो ऐड कर देते हैं 0.2 + 0.8 बराबर कितना आ गया 1। इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन सही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटे, क्वेश्चन सोल्व करते हैं मोल फ्रैक्शन का। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, मोलरता की। ठीक है, मोलरता को कैपिटल M से शो करते हैं। तो याद रखेंगे मोलरता में अब क्या बताना है मुझे कि मेरे पास जो वॉल्यूम है, पूरे विलियन का वॉल्यूम 1 लीटर है, और उसमें
कितनी मात्रा मतलब विलय के कितने मोलों की संख्या उसके अंदर उपस्थित है, वही मुझे मोलरता बताएगी। क्या बताएगी? वही मुझे मोलरता बताएगी। तो मोलरता बराबर हो गया होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो मैं कह सकता हूँ 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। कैपिटल एम से शो करते हैं। इसका एक फॉर्मूला और बन जाता है बेटे, तो मेरा कैपिटल एम बराबर आ जाएगा विलय द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है बेटा, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ज़्यादातर यूज यही होता है। ठीक है, अब कॉमन क्या है हमारे पास? एक क्वेश्चन छोटा सा करके चलेंगे हम लोग मोलरता का। ओके, शॉर्ट में समझा के चलूँगा बेटे। मान लो मेरे पास क्या है, ये एक पात्र है, इसमें मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है और ये कितने ml का है? 250 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें 4 ग्राम क्या है मेरा NaOH है प्रेजेंट है, और मैं कहता हूँ विलयन की मोलरता बराबर मुझे बताओ क्या है। ठीक है बेटा, हमें यही समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ छिपी है। तो दिया है और क्या क्या दिया है यही समझते हैं बेटे। पहली बात तो 4 ग्राम NaOH से पता चल जाता है मुझे, 4 ग्राम NaOH। बेटे NaOH क्या है मेरा? यहाँ पर विलय है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से विलय का द्रव्यमान कितना है बेटे मेरा? 4 ग्राम। और NaOH के सूत्र से मुझे क्या पता चल जाएगा? विलय का मोलर द्रव्यमान। क्या पता चल जाएगा? विलय का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा भैया? 40 ग्राम पर मोल होता है बेटे। निकाल के देख सकते हैं, मैंने कहा ना आपको, मैंने पीछे निकालना सिखा रखा है, पिछली वीडियो देख लेंगे अगर किसी को नहीं आता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या दिया है मुझे? विलयन का आयतन दिया है। क्या दिया है? विलयन का आयतन। काय में दिया है भैया मेरा? 250 ml दिया है, लेकिन इसको मैं लीटर में बदलूंगा। तो क्या करूँगा भैया? 250 ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 ml होते हैं किसमें भैया? प्रति लीटर में। तो लीटर ऊपर जाएगा, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 0.25 लीटर आ जाएगा। क्या जाएगा भैया मेरा? 0.25 लीटर आ जाएगा। ओके, अब मुझे लगाना है मोलरता का फॉर्मूला। कैपिटल M बराबर विलय का द्रव्यमान मैंने W माना अपॉन M माना, इसको इनटू V लीटर में मैंने यहाँ पर मान लिया है। यहाँ मैं सोल्यूट का विलय मतलब विलय का द्रव्यमान मान रहा हूँ, इसको मोलर द्रव्यमान मान रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो कैपिटल M बराबर कितनी मात्रा मैंने मानी है? मानी नहीं, क्या दिया गया मुझे? 4 ग्राम, और अनुभार कितना होता है? 40 ग्राम पर मोल। इट्स ओके, इनटू कितने लीटर है भैया मेरा? इनटू कितना है? 0.25 लीटर। ओके, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरो चली जाएंगी? 2 जीरो चली जाएंगी भाई। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 25 से चला जाएगा 4 बार। ठीक है, उसके बाद बच्चा 4 से 10 बार, तो मेरा M बराबर आ जाएगा कितना? पॉइंट, इसके से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 0.4। ठीक है, और मात्रा क्या आएगा मेरा? मोल ऊपर जाएगा, लीटर नीचे रह जाएगा, मोल प्रति लीटर आ जाएगा। तो मोलरता मैं इस प्रकार से यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है भाई, कंफर्म हुआ? चलिए एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ बेटे। ये मोलरता समीकरण है लाइक दिस। किसी क्वेश्चन में आपको यदि 2 मोलरता दे दी गई हो और एक आयतन दे दिया गया हो और आपसे पूछे दूसरा आयतन क्या होगा, तो आप इस समीकरण से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है आपके पास 1 मोलरता दी है, 2 आयतन दिए हैं और दूसरी मोलरता पूछ रहा है, तब भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा टर्म्स आता है बेटे मोललता। चाची मोललता के नाम से मैं इसको कह देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें लता शब्द आ रहा है, लता शब्द आ रहा है, नहीं तो बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। क्योंकि मोलरता में रता आता है, इसमें लता आता है बेटे। तो याद रखना, क्योंकि इसमें एक डिफरेंट है। रता में लीटर आयतन में लेते हैं, मतलब आयतन लीटर में लेते हैं, इसमें विलायक का द्रव्यमान केजी में लेते हैं। ठीक है बेटे, तो इसे स्मॉल m से शो करते हैं, उसको कैपिटल M से। विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। ठीक है, कंफर्म हो गया? चलिए नेक्स्ट, इसका ही फॉर्मूला वही हो जाता है नॉर्मल। स्मॉल m बराबर विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का
मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का द्रव्यमान केजी में। ठीक है बेटा, तो ये मेरा फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टर्म्स हमारा आता है बेटे नॉर्मलिटी का, नॉर्मलता का। ठीक है, तो नॉर्मलता में क्या होता है बेटे, नॉर्मलता का फॉर्मूला है ग्राम तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांकों बटे विलयन का आयतन लीटर में। मतलब किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी नॉर्मलता कहलाती है। या इसका एक फॉर्मूला और है, आता है नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से शो करते हैं। इसमें विलय का द्रव्यमान किस में ले सकते हैं हम लोग, ग्राम में, अपॉन ई इंटू वी। ई यहाँ पर क्या होता है बेटे, तुल्यांकी भार होता है, और वी यहाँ पर क्या होता है, आयतन होता है लीटर में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ई तुल्यांकी भार। लेकिन बच्चों की समस्या होगी बेटे, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे संयुक्ता, क्योंकि ई से शो करते हैं तुल्यांकी भार को, तो ई बराबर होता है तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे संयुक्ता। जैसे लाइक दिस, मैंने बात करी आपसे O2 का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता है O2 का अनुभार क्या होता है, सिंगल O का 16 होता है, तो 2 गुना 16 बराबर कितना आ जाएगा, 32। और यहाँ पर इसकी संयुक्ता कितनी होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो 32/2 16 तो तुल्यांकी भार कितना आ गया, इसका 16 आ गया ऑक्सीजन का। अब इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं लाइक दिस। अब अगर मैं बात करता हूँ, कुछ स्पेशल नोट में मैंने यहाँ पर दिखाया है तुल्यांकी भार के लिए कुछ विडंबनाएं हैं। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है लवण का तुल्यांकी भार। लवण बोले तो जैसे NaCl निकाल लें आप लोग, तो NaCl का तुल्यांकी भार निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, लवण का सूत्रभार रखना होगा बटे आयन का आवेश रखना होगा। लवण का सूत्र मतलब Na का कितना होता है हमारे पास 23 + 35.5, दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास 58.5 आ जाएगा। तो लवण का सूत्रभार कितना आया 58.5 अपॉन, अब इसका जब मैं आयनन करता हूँ तो मुझे क्या देता है ये Na+ और Cl-, तो इसमें कितना चार्ज आ रहा है 1+ आ रहा है, तो बटे 1, तो इसकल टू मेरा कितना आ जाएगा 58.5 ही इसका क्या आ जाएगा, मेरा तुल्यांकी भार आ जाएगा, किसका भैया NaCl लवण का। उसके बाद नेक्स्ट टर्म करूँ मैं अम्ल का। अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो मुझे भास्मिकता या क्षारकता रखनी पड़ती है लाइक दिस। जैसे H2SO4 है मेरा, इसका मैं आयनन करता हूँ तो ये H+ 2 बार देता है और प्लस SO4 पे क्या देता है 2 नेगेटिव देता है, तो मुझे पता चल जाता है यहाँ पर कितने आयन आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो इसकी भास्मिकता कितनी होगी 2, मतलब क्षारकता कितनी है 2। ठीक है, चलिए, और इसका अनुभार कितना होता है मेरा 98। ठीक है, 98, तो बटे 2 में डिवाइड करूँगा तो मेरे पास H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। इट्स ओके। अगर क्षार की बात करूँ, क्षार का तुल्यांकी भार मतलब क्या होता है, क्षार का अनुभार बटे अम्लता। इट्स ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला टर्म्स हमारा आता है नॉर्मलता N व सांद्रता S में संबंध। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होती है बेटे, तो S बराबर N × E होता है, E तुल्यांकी भार होता है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं आगे बेटे। इस क्वेश्चन की आपको जरूरत पड़ने वाली है प्रैक्टिकल में, जब आप लोग 11वीं क्लास के प्रैक्टिकल कर रहे होगे। ठीक है, आयतन मितीय विश्लेषण वाले। ओके, चलिए नेक्स्ट मोलरता व नॉर्मलता में संबंध होता है, ये भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मलता N बराबर मोलरता बटे मोलरता इंटू किसके होती है भैया N के होती है। तो N की जो वैल्यू होती है यहाँ पर ध्यान दो, एक तरह से वही संयुक्ता आ जाती है या क्षारकता अम्लता भी कह सकते हैं हम लोग। इन सब के लिए N का मान 1 होता है। ठीक है ना, ये सब क्या है डाई बेसिक है, इन सब के लिए N का मान 2 होगा। ये ट्राई बेसिक है, इन सब के लिए N का मान 3 होगा। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 1 को आज कंप्लीट कर दिया है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी भाई आप लोगों को यदि इसकी PDF आपको लेनी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है बेटे, व्हाट्सअप नंबर है 8755237340। ठीक है बेटा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है KD सर। ठीक है, इट्स ओके। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या ले सकते हैं बेटे, PDF ले सकते हैं इस चैप्टर की। इट्स ओके। तो मैं आशा करता हूँ बेटे ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है ताकि हर कमज़ोर से कमज़ोर बालक समझ सके। तो बेटे अगर समझ में आपको आ रहा है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।